हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है फिजिक्स के एक छोटे से वीडियो में, जहां पे हम फिजिकल वर्ल्ड पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। फिजिकल वर्ल्ड डेफिनेटली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ हमारे रियल लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं इसका नॉलेज हमें और आपको होना ज़रूरी है। तो चलिए, फिजिकल वर्ल्ड में मैं कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा। तो पहला पार्ट है, इसीलिए हम लिखा है फिजिकल वर्ल्ड फर्स्ट। अगर देखेंगे तो फिजिकल वर्ल्ड फर्स्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो टास्क हम समझेंगे कि व्हाट इज साइंस। सारे बच्चे ध्यान देंगे, सबसे पहला जो पार्ट हम समझेंगे आज कि साइंस क्या है। तो देखिए, द क्यूरियोसिटी टू नो द फिजिकल वर्ल्ड, क्यूरियोसिटी टू नो द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉ इज कॉल्ड साइंस। इस फिजिकल वर्ल्ड को जानना और उसके पीछे के रीजन क्या है, इसको साइंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर हम एग्जांपल में बात करें तो मोशन ऑफ मून अराउंड मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये क्यों होता है, किसके वजह से होता है, इसको जानने की जो प्रोसेस है वो हमारे लिए साइंस है। रेनबो फॉर्मेशन जानना भी हमारे लिए क्या है, साइंस है। रेनबो फॉर्मेशन क्यों, कब और कहाँ होता है, ये भी जानना हमारे लिए क्या है, साइंस है। फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है ये साइंस है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये जानने की जो प्रोसेस है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइंस। ऐसा नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई, वो जानने का जो प्रोसेस है या क्यूरियोसिटी, दैट इज साइंस। नो, दैट इज टोटली व्हाट आई कैन से बोस्ट, वो टोटली बेकार चीज़ है। अब मेनली साइंस को 3 पार्ट्स में हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसके फर्दर क्लासिफिकेशन आपको मिलेंगे, बट टिल नाउ हम मेनली 3 ही पार्ट के डिस्कस करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसमें भी फिजिक्स हमारे लिए मेन है। इस चैनल पे या मेरे थ्रू फिजिक्स आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा है मेथड, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है उसको समझते हैं। देखिए, ये रहा साइंटिफिक मेथड। साइंस अगर आप देखेंगे ना तो साइंस टोटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए हमें एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, या सिंपली कह लीजिए एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए कई सारे इंटरमीडिएट स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है। इन तमाम स्टेप्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं सिस्टमेटिक साइंटिफिक मेथड्स। इसलिए मैंने लिखा कि थ्रू मेनी इट कंप्लीटेड थ्रू मेनी स्टेप्स एंड दिस स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। क्लियर है। अब ये स्टेप्स क्या क्या हैं, एक एक चर्चा कर लीजिए। तो इस स्टेप्स में पहला स्टेप है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस। चलिए एक बार इसके डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, फिर हम समझाएंगे आपको। बी एट दिस स्टेप सो डैट वी कैन मेक आवर स्टडी फेयर एंड रिड्यूस बायस। हम इस स्टेप को इसलिए ऐड करते हैं कि हमारा जो स्टडी है वो फेयर हो जाए और बायस फ्री हो जाए। बायस का मतलब पक्षपात। ऐसा नहीं कि रिजल्ट हम किसी एक फेवर में दे दें, हकीकत कुछ और है। इसको एग्जांपल से समझिए। अगर मुझे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट स्टडी करनी है, समझिएगा, मुझे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की स्टडी करनी है और हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं। हमें स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की स्टडी करनी है एंड वी हैव 2 स्टूडेंट्स। एक के पास डल ग्लास पीस है या डल प्रिज्म है और एक के पास क्रिस्टल क्लियर प्रिज्म है, क्रिस्टल क्लियर प्रिज्म। अब लाइट के स्पेक्ट्रम की स्टडी दोनों कर रहा है। यहाँ पे भी लाइट इंसिडेंट करवाया गया और इस प्रिज्म पे भी लाइट को इंसिडेंट करवाया गया। तो आप ऑफ कोर्स देखेंगे कि जो स्टूडेंट फर्स्ट है, यानी ये वाला स्टूडेंट, इसका डेटा उतना करेक्ट नहीं होगा जितना करेक्ट इसका डेटा होगा। यानी कि इसके रिजल्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, इसके रिजल्ट में ऐसा नहीं होगा। इसलिए रीडिंग्स हम एक सिस्टमेटिक मैनर में लेते हैं, अदरवाइज फिर हम स्टडी को
प्रॉपर परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशंस को बोला जाता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस। क्लियर कहानी? चलिए, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर मुझे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। अमेरिका में एक साइंटिस्ट थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको सांप ने काट लिया। तो सांप काटने के बजाय वो नर्वस भी नहीं हुए, घबराए भी नहीं और हॉस्पिटल भी नहीं गए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये सांप अगर काट लिया है तो इसके काटने के बाद कैसा इसका बिहेवियर होगा, कैसा ये रिएक्ट करेगा, इसका पॉइजन हमारे बॉडी में कैसे असर करेगा, उसकी स्टडी करना उन्होंने सोचा। और उनको मालूम था कि अगर ये स्टडी करेंगे तो वो मर जाएंगे, तय है। फिर भी उन्होंने सोचा और उन्होंने वही किया। एक डायरी मेंटेन किया, जिस डायरी में लिखा था कि सांप के जस्ट काटने के 5 मिनट बाद क्या हुआ, 10 मिनट बाद क्या हुआ, 15 मिनट बाद क्या हुआ, बॉडी पे क्या असर पड़ा, दिमाग पे असर क्या पड़ा, वो क्या सोचने लगे, उनके अंदर किस तरह का ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था। इस तरीके से वो सारा डेटा एक एक करके सिस्टमेटिकली मेजर करते चले गए और लास्ट में उसी के बिहाफ पे वहाँ के साइंटिस्टों ने फर्दर रिसर्च करके उसका इंजेक्शन तैयार किया। तो ये एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस है। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप खुद से भी देख सकते हैं। दूसरा स्टेप है साइंटिफिक मेथड का कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ओके, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। आ जाइए, इस स्टेप्स को पहले पढ़िए। क्या लिखा है? इन दिस स्टेप कीप ऑल द फैक्टर्स कांस्टेंट एक्सेप्ट वन। सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। इसका क्या मतलब, मैं समझाता हूँ। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ में क्या होता है कि आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना होता है V एंड I में। तो आप लिखते हो कि V इजकल टू IR लिखते हो, और R को लिखते हो रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस होता है रो L बाई A। तो देखिए ना, अगर हम ओम्स लॉ की स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि मैं करंट और वोल्टेज की स्टडी करना चाहता हूँ, तो रेजिस्टेंस को फिक्स रखूँगा, इसको मैं फिक्स रखूँगा। और रेजिस्टेंस फिक्स रखने का मतलब है मेरे दोस्त कि आपको रेजिस्टिविटी को फिक्स करना होगा, लेंथ को फिक्स करना होगा, एरिया को फिक्स करना होगा, इवन टेम्परेचर को भी फिक्स करना होगा। तो इस तरह के स्टडी को बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट या कंट्रोल स्टडी। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए। हमारे पास यहाँ पे 2 प्लांट है, प्लांट A एंड प्लांट B। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि फर्टिलाइज़र क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो मैंने 2 प्लांट लिया शुरू में, दोनों के साइज़ शुरू में सेम थे, दोनों के जो साइज़ थे शुरू में सेम थे, और दोनों को सेम पॉट में डाला गया, यानी सेम, ये गमला कहते हैं हम, जो सेम गमले में डाला गया, सेम सॉइल डाला गया, सॉइल भी सेम है, ठीक है। सेम प्लेस पे डाला गया, जहाँ पे प्लांट A है वहीं पे प्लांट B भी डाला गया। दोनों को सेम इंटेंसिटी की लाइट दी गई, सेम लाइट। अब एक में क्या कर दिया, जैसे प्लांट A में हमने फर्टिलाइज़र डालना स्टार्ट कर दिया, जबकि प्लांट B में हमने फर्टिलाइज़र नहीं डाला। तो अब इसकी डेली हम ऑब्जर्व करें, डेली इसकी रीडिंग ले रहे हैं, इसको हाइट को मेजर कर रहे हैं, तो वी विल फाउंड दैट कि आफ्टर सम टाइम, 2 days, 3 days, maybe 15 days, whatever you can take, आफ्टर सम टाइम या सम डेज, इसका जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो गया एज कम्पेयर टू दिस वन। इसका मतलब यहाँ से ये बन गया कि येस, फर्टिलाइज़र कैन अफेक्ट, और फर्टिलाइज़र कैन इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये एक कंट्रोल्ड स्टडी है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है। इसका तीसरा एग्जाम्पल चाहो तो देख सकते हो। एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेता हूँ थर्ड के लिए, शायद जगह नहीं बन पाएगी, चलिए कोई नहीं। जैसे मान लिया जाए कि हमें ये पता करना हो कि सनी डे, यानी कि धूप में कौन सा कलर पहनना बेहतर होगा, लाइट कलर या डार्क कलर। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सभी कलर को एक जगह पे फिक्स कर देता हूँ, और सभी कलर को 100 वाट के बल्ब से हीट करना स्टार्ट करूँगा सेम टाइम के लिए। ये ज़रूरी नहीं 100 ही हो, बस एक्सपेरिमेंटल के लिए कांस्टेंट लेना, ये ध्यान रखिएगा।
100 वाट के बल्ब से सबको मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया सेम टाइम के लिए, लेट सपोज 5 मिनट। अब 5 मिनट बाद मैं देखूंगा कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया। जिसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ा होगा वो उतना ही बेकार होगा या हमारे लिए हार्मफुल होगा सनी डे में बियर करना। तो ये सब कैसे एक्सपेरिमेंट है? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं। अब आते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। समझिए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव का मतलब और क्वांटिटेटिव का मतलब पहले समझते हैं। इसका एक एग्जांपल इस तरीके से आप लीजिए कि जैसे अगर मेरे पास ये एक वाटर टैंक है, ठीक है, और इस वाटर टैंक के बॉटम पे हमने होल कर दिया, तो ठीक है, यहाँ से इस वाटर जो है एक स्पीड से निकलेगा, ठीक है, एक स्पीड से क्या होगा, निकलेगा। सो V इक्वल टू इसका जो भी कुछ फॉर्मूला होगा, तो ये स्टडी हो जाएगा क्वालिटेटिव स्टडी कि V डिपेंड करेगा कि कहाँ पे होल है। जैसे मान लो Y है तो V इक्वल टू √2GY हो गया, मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि होल की पोजीशन पे। लेकिन क्वांटिटेटिव स्टडी जो होगा वो ये बताएगा कि किस स्पीड से निकलेगा, कितना निकलेगा। इसका दूसरा एग्जांपल आप ऐसे चाहो तो समझ सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार स्पेस बना लेता हूँ, जस्ट वेट, फिर समझाता हूँ आपको। देखिए फिर से समझिए, अपन इसको हटा देते हैं। इसका एग्जांपल समझिए, दूसरा एग्जांपल। मान लिया जाए कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक टैंक है, ठीक है, और ये टैंक में वाटर भरा हुआ है कंप्लीटली। अभी वाटर ओवरफ्लो कितना हो रहा है? तो अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि ओवरफ्लो जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। लेकिन इसी टैंक को अगर मैं इंक्लाइन कर देता हूँ थीटा से, तो यू विल फाइंड दैट कि अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से ओवरफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा ओवरफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि ओवरफ्लो जो होगा, ओवरफ्लो वो डिपेंड करेगा थीटा पे, और ये हो गया क्वालिटेटिव स्टडी, क्वालिटेटिव स्टडी। अब बात करेंगे कि भाई साहब मान लो कि थीटा अगर 30 डिग्री है तो कितना अमाउंट मतलब ओवरफ्लो होगा, थीटा अगर 60 डिग्री है तो कितना अमाउंट ओवरफ्लो होगा। सुनिए, कितना अमाउंट ओवरफ्लो होगा, थीटा 90 डिग्री है तो कितना अमाउंट ओवरफ्लो होगा। तो ये जो स्टडी होगा ये होगा क्वांटिटेटिव स्टडी, क्वांटिटेटिव स्टडी। समझ पा रहे हैं? तो ये होता है क्वालिटेटिव स्टडी और क्वांटिटेटिव स्टडी में डिफरेंस, ठीक है, या यूँ भी कह लीजिए दोनों का मीनिंग। तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ जो प्रोसेस है, ये फोर्थ प्रोसेस होगा मेरे ख्याल से, मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब देखिए आपने क्या क्या पढ़ लिया, ऑब्जर्वेशंस कर लिया आपने। साइंटिफिक मेथड में अगर देखोगे तो क्या क्या कर लिया आपने, ऑब्जर्वेशंस ले लिए, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी कर लिया आपने, फिर उसके बाद आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी बना लिया। अब आता है कि इन सबको रिलेट करके एक इक्वेशंस बनाना जिसके थ्रू बच्चा कैलकुलेट कर सके कि फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है। जैसे मान लिया जाए, इसको आप ऐसे समझिए कि क्या कहते हैं उसको, एक मिनट, मैथमेटिकल मॉडलिंग, हाँ यहाँ से, हाँ यहाँ समझ। जैसे अगर कोई कार ओरिजिन पे है, सपोज दैट कि कोई कार यहाँ पे ओरिजिन पे, ये कार है अपने पास और ये ओरिजिन पे है 0,0 पे, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में या पॉजिटिव एक्स में। तो आफ्टर सर्टेन टाइम ये कहाँ पे होगा, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाएंगे जो आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए हमें पता चल गया कि डिस्टेंस किस किस पे डिपेंड है, स्पीड पे और टाइम पे, बट किस रेशियो में डिपेंड है, इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए या मैथमेटिकली वेरीफाई करने के लिए जिस इक्वेशंस को हम यूज़ करते हैं, जिस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग। और ये मैथमेटिकल मॉडलिंग हमें फिजिक्स को काफ़ी आसान कर देता है, क्योंकि अगर रियल फिजिक्स की बात करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी स्टडी आप जनरली
नहीं कर पाए। जैसे सिंपल एग्जांपल देखिए, आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि मासलेस स्ट्रिंग होता है, मतलब धागे की कोई मास नहीं होता है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। हर धागे का पास अपना मास होता है, बट उस मास को हम स्टडी करें तो हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिजिक्स तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स लगता है, और उस मास को काउंट करें तो और कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा। फ्रिक्शनलेस सरफेस मान के चलते, बट कोई भी सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं होता है। हम कई बार कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, बट ऐसा भी नहीं होता है। तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग हमारे फिजिक्स को आसान कर देता है। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग फिजिक्स को आसान कर देता है, अदरवाइज फिजिक्स विल बी वेरी टफ, वो काफ़ी टफ हो जाएगा। आगे आइए, नेक्स्ट है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन में क्या करते हैं समझिए, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टेटमेंट अबाउट फ्यूचर। सारा प्रोसीजर मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद हम इस पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि हम फ्यूचर को बता सकें। फ्यूचर यानी सेंस ये नहीं कि आपका भविष्य क्या है, नहीं, क्योंकि आपके भविष्य का कोई ऑब्जर्वेशन हमारे पास नहीं है। फ्यूचर का जिसका ऑब्जर्वेशन उसकी बात करें। जैसे मान लीजिए आप अपने मोबाइल को ओपन करें और वेदर ब्रॉडकास्टिंग को देखें, तो आपको दिखाया गया कि कल जो है एक मिनट इसको भी थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ पहले मैं। आपको दिखाएगा कि कल आपके यहाँ पे बारिश होगी तो कितना % होगा। एक मिनट फिर से यहाँ देखिए थोड़ा सा, देखिए प्रिडिक्शन में क्या हो गया, जैसे यहाँ समझिए, यहाँ पे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे आप अपने मोबाइल में अगर देखेंगे तो वेदर ब्रॉडकास्टिंग के बिहाफ पे आप ये कह सकते हैं कि कल बारिश कितने % हो सकता है, या विंड ब्लो करेगा तो किस स्पीड से करेगा। तो क्या आपके पास इसको कैसे पता चला, या आपके मोबाइल में कैसे आया? तो आपके सिटी में, आपके स्टेट में एनवायरमेंटल स्टडी का डिपार्टमेंट होता है वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए, जो मौसम या वेदर का डेटा, एनवायरमेंटल का डेटा को लेके स्टडी करते हैं, और फाइनली उन सारे डेटा को रिलेट करते हुए मैथमेटिकल मॉडलिंग तैयार करते हैं। उसके बिहाफ पे वो बताते हैं कि कितना % बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है, विंड किस स्पीड से मूव करेगा। तो ये हो जाता है प्रिडिक्शन। जैसे मान लिया मेरे को बच्चा पूछता है कि सर हकीकत बताओ मेरा रिजल्ट नीट में आएगा कि नहीं आएगा, तो कई बार मैं बोल देता हूँ कि इस बच्चे इस बार तो शायद नहीं लगता हो पाएगा, जबकि मुझे मालूम है कि नहीं हो। क्यों? क्या मैं भविष्यवाणी करता हूँ? नहीं, मुझे मालूम है कि पूरे साल उसने कुछ पढ़ा नहीं है, तो एक दिन में कौन सा तीर मार लेगा। फिर भी उसको खुश रहने के लिए हम बोल देते हैं कि लेट्स लिव ऑन द गॉड, ये बात भगवान पे छोड़ दीजिए। लेकिन हकीकत है कि वो साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो ये भी एक प्रिडिक्शन है, ये भी एक साइंटिफिक प्रिडिक्शन है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशंस। अब आप कुछ भी कह दे, क्या दुनिया उसको मान लेगी? नहीं ना, उसको वेरीफाई करना होगा आपको कि बात वाकई में सही है या नहीं है। जब तक उस चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर देते तब तक लोग आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वरना हर कोई साइंटिस्ट हो जाता। तो ये स्टेप होता है लास्ट में वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशंस करने के लिए। हाँ, कई बार आप जो थियरी देते हैं वो हाइपोथेसिस होता है, उसको हो सकता है 2 साल बाद प्रूफ किया जाए, 3 साल बाद प्रूफ किया जाए। जैसे हम बात करें, आगे जाके पढ़ोगे आप, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी बेरॉय हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने ये बोला था कि भाई हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक तरह का वेव एसोसिएटेड होता है, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव। लेकिन डी ब्रोगली ने थीसिस मेरे ख्याल से 1924 में दिया था, जबकि इसका प्रूफ 1927 में आया था। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए आपको वेरीफाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करना पड़ेगा, तभी वो थियरी एक्सेप्ट होगा। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर छोटा सा नोट देखोगे, साइंस इज डायनेमिक नॉट स्टैटिक। क्या लिखा हमने? देखो, साइंस इज डायनेमिक बट नॉट स्टैटिक बिकॉज इट्स रिजल्ट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। साइंस में जो आपने कह दिया है वो परम सत्य है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो हो सकता है कि आज सही हो, कल गलत हो जाए, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है? ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। इसका एग्जांपल समझिए आप। अगर हम बात करें तो हम ये मानते हैं या मानते थे बहुत साल पहले कि प्लूटो जो है वो प्लैनेट है। प्लूटो क्या है? प्लैनेट है। बट बाद में ये पता चला कि नहीं, प्लूटो प्लैनेट नहीं, ड्वार्फ प्लैनेट है। वो बात की बात है, सिंपल समझिए कि प्लूटो बाद में पता चला कि प्लैनेट नहीं है। नाउ नॉट प्लैनेट, ये प्लैनेट नहीं है। तो क्या साइंस गलत हो गया? नहीं, साइंस डायनेमिक, इसके रिजल्ट चेंज हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए,
डाल्टन की थियोरी पढ़ा होगा आपने, डाल्टन थियोरी ऑफ एटम। तो डाल्टन ने क्या होता था कि एटम जो है नॉट डिविजिबल है, एटम इज नॉट डिविजिबल, एटम डिविजिबल नहीं है। बट हकीकत में ऐसा बाद में जब जे थॉमसन आए तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, एटम डिविजिबल है। ठीक है, जे थॉमसन की जो थियोरी थी उसको रदरफोर्ड ने फेल कर दिया, रदरफोर्ड की जो थियोरी थी उसको बोर्स ने फेल कर दिया। तो क्या ये साइंटिस्ट गलत है? नहीं, इनका जो रिजल्ट था ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे था, इनके अगेंस्ट कोई थियोरी नहीं आया था, तब तक एक्सेप्टेड थे। तो इसलिए साइंस इज़ अ डायनेमिक। जैसे एक लॉ देख लीजिए यहाँ पे, एक एग्जांपल कि व्हाट आर द इंटरकनेक्टेड स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में कौन कौन से इंटरकनेक्टेड स्टेप्स हैं, देख लीजिए सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो इसी का आएगा फिजिकल वर्ल्ड 2 का, जिसमें हम फिजिक्स की चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। दुआ सलाम, दुआ में याद रखना। थैंक यू एवरीवन।